एक ऐसी ट्रेन जो यात्रियों सहित गायब हो गई थी और टाइम ट्रेवल करके अपने समय से 71 साल पीछे चली गई थी। यह रहस्यमय घटना इटली की राजधानी रोम की है। साल 1911 में रोमन स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई थी जिसका नाम जेनेटी था। ट्रेन को एक सुरंग से होकर अगले स्टेशन तक जाना था, लेकिन ट्रेन सुरंग में घुसते ही अचानक लापता हो गई। ट्रेन को बहुत खोजा गया, लेकिन उसका पता नहीं चला। लापता होने के बाद ट्रेन में सवार 2 लोग सुरंग के बाहर पाए गए थे। उन्होंने एक ऐसी चौंकाने वाली घटना के बारे में बताया जिसके बारे में जानकर हर किसी के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि ट्रेन सुरंग के पास पहुंची तो वहां से एक रहस्यमय धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद दोनों लोग घबराकर ट्रेन से कूद गए। इसके बाद ट्रेन सुरंग में चली गई और कभी वापस बाहर नहीं आई। इस रहस्यमय घटना के बारे में जो बातें बताई जाती हैं वो और भी हैरान करने वाली हैं। बताया जाता है कि यह ट्रेन अपने समय से 71 साल पीछे यानी कि भूतकाल में चली गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि सुरंग में गायब होने वाली ट्रेन 1840 में मैक्सिको जा पहुंची थी। इसकी वजह से इस ट्रेन को लोग भूतिया ट्रेन भी कहते हैं। मैक्सिको की एक डॉक्टर ने हैरान करने वाला दावा किया था। महिला ने कहा था कि उसके अस्पताल में 104 लोगों को रहस्यमय तरीके से भर्ती कराया गया था, लेकिन सभी लोग पागल हो चुके थे। महिला ने बताया कि उन लोगों का कहना था कि सभी अस्पताल तक ट्रेन से पहुंचे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं थी जो सीधे रोम से मैक्सिको तक जाए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह भी थी कि इन लोगों का मैक्सिको जाने का कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। यह रहस्यमय घटना दुनिया के लिए आज तक रहस्य है। हालांकि रहस्यमय तरीके से सुरंग में गायब हुई ट्रेन को इटली, रूस, जर्मनी और रोमानिया के कई इलाकों में देखे जाने का दावा किया जाता है। आज की वीडियो में आप ऐसे ही रहस्यमय घटनाओं और अद्भुत फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नंबर 2, दोस्तों, आपने कभी न कभी वेयरवुल्फ या फिर भेड़िया मानव से जुड़ी कोई न कोई फिल्म या वेब सीरीज जरूर देखी होगी, या फिर कहीं न कहीं इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। रात की काली छाया, पूरे चांद की रोशनी और एक भयानक दहाड़। वेयरवुल्फ या मानव भेड़िया सदियों से कहानियों और दंत कथाओं में अपना स्थान बनाए हुए है। ये जंगली क्रूर जीव मनुष्य और भेड़िए के बीच का एक खौफनाक मिश्रण माने जाते हैं। लेकिन क्या वेयरवुल्फ सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है या कहीं कोई सच्चाई भी छिपी है? इस वाले फैक्ट में हम इसी के बारे में जानेंगे। वेयरवुल्फ की कहानियां दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों में पाई जाती है। प्राचीन ग्रीस में लाइकांथ्रोपी नामक एक बीमारी की मान्यता थी जो मनुष्यों को भेड़ियों में बदल देती थी। यूरोप में मध्य युग के दौरान वेयरवुल्फ का आतंक चरम पर था। लोगों का मानना था कि चुड़ैलों या अभिशाप के कारण कोई भी इंसान वेयरवुल्फ बन सकता है। कहानियों के अनुसार पूर्णिमा की रात को वेयरवुल्फ का रूपांतरण होता है। वे अत्यधिक शक्तिशाली, फुर्तीले और क्रूर बन जाते हैं। उनकी सूंघने की शक्ति तेज होती है और उनके नुकीले दांत और लंबे नाखून शिकार को फाड़ने में सक्षम होते हैं। माना जाता है कि वेयरवुल्फ को चांदी की गोली या किसी पवित्र हथियार से ही मारा जा सकता है। आधुनिक विज्ञान वेयरवुल्फ के अस्तित्व को साबित नहीं करता। मानव शरीर का भेड़िए में रूपांतरण जैविक रूप से असंभव माना जाता है। हालांकि रेबीज जैसी बीमारियां मनुष्यों में हिंसक और पागलपन का कारण बन सकती हैं, जिसने शायद वेयरवुल्फ की कहानियों को जन्म दिया हो। वेयरवुल्फ आज भी फिल्मों, किताबों और वीडियो गेम्स में लोकप्रिय हैं। इन कहानियों में वेयरवुल्फ को कई तरह से चित्रित किया गया है। कुछ में तो उन्हें राक्षसी जीव के रूप में दिखाया गया है, वहीं कुछ कहानियों में उन्हें नायक के रूप में दिखाया गया है जो अपने अंदर के जानवर से लड़ता है। भले ही वेयरवुल्फ का अस्तित्व वैज्ञानिक रूप से सिद्ध न हो, ये डरावनी कहानियां हमारे डर और अंधेरे के प्रति आकर्षण को दर्शाती हैं। वेयरवुल्फ की कहानियां हमें मानव और प्रकृति के बीच के संघर्ष के बारे में सोचने पर मजबूर भी करती हैं।
वेयरवुल्फ के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, गुजरात सरकार ने दुनिया के पहले किडनी के आकार के अस्पताल के लिए जमीन का आवंटन कर दिया है। इस अस्पताल में एक रिसर्च सेंटर भी होगा। इसमें देश और दुनिया भर के छात्र, डॉक्टर शोध कर सकेंगे। इस अस्पताल का नाम बीटी सावनी किडनी हॉस्पिटल होगा। इस अस्पताल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य किडनी के अच्छे और आधुनिक इलाज को उपलब्ध कराना है। स्मार्ट सिटी के तहत अहमदाबाद, दिल्ली और विदेश के आर्किटेक्ट किडनी के आकार के ट्विन टावर को बनाएंगे। नंबर 4, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में बनाई जाने वाली रेडियम घड़ियों के कारण सैकड़ों लड़कियों की जानें चली गई थी। तब रेडियम की खोज हुए करीब 19 साल बीत चुके थे। उस समय अमेरिका में हाथ में पहने जाने वाली घड़ियों के डायल्स को रेडियम से पेंट किए जाने की जैसे सनक सी सवार थी। इसकी खास वजह थी रेडियम की चमक। दरअसल रेडियम अंधेरे में चमकता था। इस कारण जिन घड़ियों के डायल के नंबर रेडियम से पेंट किए जाते थे, उनमें रात में आसानी से समय देखा जा सकता था। उधर 4 अप्रैल 1917 को यूएस की सीनेट ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान करने के समर्थन में मतदान किया और 2 दिन बाद यानी 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में औपचारिक रूप से एंट्री कर दी। अमेरिका की फैक्ट्रियों में करीब 4000 लड़कियां घड़ी के डायल को पेंट करने का काम करती थी। कई फैक्ट्रियों में सेना की घड़ियों पर भी वही चमकदार पेंट किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद लड़कियां इस काम को और भी देशभक्ति के साथ करने लगी। बीबीसी के अनुसार घड़ियों के डायल को पेंट करने के लिए जिस ब्रश का इस्तेमाल किया जाता था वो ऊंट के बालों से बनते थे, जो थोड़े ही इस्तेमाल के बाद खराब हो जाते थे। इस कारण लड़कियों से उस ब्रश को होठों से ठीक करने के लिए कहा जाता था। इसे लिप पॉइंटिंग कहा जाता था। दिन भर रेडियम के साथ काम करने के कारण उसके कण लड़कियों के कपड़े, बालों और त्वचा पर भी लग जाते थे, जिससे वो रात में चमकते थे। ब्रिटेनिका के अनुसार कई लड़कियां अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर काम करने आती थी ताकि रेडियम के कण उन पर गिरें और उनके कपड़े चमकें। इन चमकते कपड़ों के कारण डायल पेंट करने वाली लड़कियों को घोस्ट गर्ल्स कहा जाने लगा था। इसी चमक की लालच में कुछ तो इन्हें अपने नाखूनों और दांतों में भी लगा लेती थी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि इन सब की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। रेडियम के घातक परिणाम सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इसका पहला शिकार बनी अमेलिया मैगिया। अमेलिया न्यू जर्सी में रेडियम ल्यूमिनस मटेरियल्स कॉरपोरेशन में घड़ियों के डायल पेंट करने का काम करती थी। उसके दांतों में दर्द होना शुरू हुआ और फिर सारे दांत निकालने पड़े। मवाद और अल्सर के बाद उसके मुंह में कोई रहस्यमय बीमारी हो गई, जिससे उसका निचला जबड़ा तक काटना पड़ा। ये रोग धीरे धीरे उसके शरीर में भी फैला और 12 सितंबर 1922 को उसकी मौत हो गई। यहाँ तक कि डॉक्टर भी उसकी मौत की वजह का पता नहीं लगा सके। इसके बाद तो जैसे सिलसिला सा शुरू हो गया। एक के बाद एक कई लड़कियां गंभीर बीमारियों का शिकार होने लगी। उनमें से कई के लक्षण अमेलिया जैसे ही थे। धीरे धीरे इस मामले ने विवाद का रूप ले लिया। मामला बढ़ते देख कंपनी ने स्वतंत्र जांच के लिए एक कमीशन बनाया, जिसकी रिपोर्ट में पाया गया कि लड़कियों की मौत रेडियम एक्सपोजर के प्रभाव से हुई थी। हालांकि कंपनी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। दूसरा कमीशन बनाया गया। इस बार रिपोर्ट पहली बार से बिल्कुल उलट आई। इसमें सारा दोष लड़कियों के सिर मढ़ दिया गया। 1925 में एक पैथोलॉजिस्ट ने यह साबित कर दिया कि पेंट करने वाली लड़कियों में रेडियम ने जहर भर दिया था। रेडियम इंडस्ट्री ने उस पैथोलॉजिस्ट को बदनाम करने की कोशिश भी की। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सरकारी आंकड़ों में 1927 से पहले की 1600 महिलाओं का जिक्र है जो रेडियम पेंट करती थी। इनमें से 86 को कैंसर रेडियम की वजह से हुआ था। 1929 तक 23 और महिलाओं की मौत रेडियम की वजह से हो गई। एक और रेडियम गर्ल मार्गरेट लूनी की मौत मात्र 24 साल की उम्र में हो गई थी। लूनी की मौत के करीब 50 साल बाद उनके परिवार ने एर्गोने नेशनल लेबोरेटरी को डेड बॉडी पर स्टडी करने की अनुमति दे दी।
रिसर्च में लूनी की हड्डियां रेडियो एक्टिव पाई गई। इसके बाद 1938 का साल आया जब एक और रेडियम गर्ल की तरफ से मुकदमा दायर किया गया। इस मुकदमे में महिलाओं की जीत हुई। इस जीत ने हमेशा के लिए यह तय कर दिया कि रेडियम जानलेवा है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।